नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं श्रीमती ममता त्रिपाठी, व्याख्याता जीव विज्ञान, राजभवन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 1100 क्वार्टर भोपाल से आज आपके समक्ष कक्षा 12वीं के अध्याय 1 जीवों में जनन के शिक्षण के लिए उपस्थित हूँ। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। अध्याय 1 जीवों में जनन भाग 3। बच्चों, आपको तो ये मालूम ही है कि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न तरीके से जनन की क्रिया होती है। कुछ जीव अलैंगिक जनन करते हैं तो कुछ लैंगिक विधि के द्वारा जनन प्रक्रिया करते हैं और अपनी पीढ़ी को या अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। लैंगिक जनन उच्च वर्ग के जीवों में पाई जाने वाली एक जनन प्रक्रिया है, जबकि निम्न वर्ग के जीवों में भी कुछ जीवों में यह प्रक्रिया देखी गई है। तो आइए हम इस बारे में जानते हैं कि लैंगिक जनन प्रक्रिया होती क्या है। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव या विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है और यह युग्मक आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। अर्थात लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कि दो भिन्न लिंग वाले जीव नर एवं मादा जीव नर एवं मादा युग्मक का निर्माण करते हैं और ये युग्मक आपस में मिलकर जाइगोट या युग्मनज बनाते हैं और यह युग्मनज आगे चलकर संतति को या नए जीव को जन्म देता है। यहाँ पर हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे संतति का निर्माण होता है। इस प्रकार से लैंगिक जनन में युग्मक संलयन की क्रिया होती है। अब हम बात करते हैं किशोर अवस्था की। सभी जीव जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं, जिसके पश्चात वे लैंगिक जनन करने में सक्षम हो पाते हैं। यह अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। तो किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें कि कोई जीव परिपक्व हो जाता है और लैंगिक जनन करने में सक्षम हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन अवस्थाओं की। लैंगिक जनन की जो क्रिया है यह 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। ये 3 अवस्थाएं हैं निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरा है निषेचन और तीसरा है निषेचन पश्चात घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं वे घटनाएं हैं जो निषेचन क्रिया के पूर्व होती हैं। इसके पश्चात निषेचन पश्चात घटनाएं वे घटनाएं होती हैं जो कि निषेचन क्रिया के बाद होती है। अब हम बात करते हैं निषेचन पूर्व घटना की। निषेचन पूर्व की जो घटनाएं हैं वे सब निषेचन की तैयारी के लिए होने वाली घटनाएं हैं। निषेचन के पूर्व 2 मुख्य घटनाएं घटित होती हैं। पहली है युग्मक जनन और दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन वह क्रिया है जिसमें कि युग्मक का निर्माण होता है, जिसमें नर व मादा युग्मक बनते हैं। दूसरी अवस्था होती है युग्मक स्थानांतरण की अवस्था। बने हुए
जो युग्मक हैं उनका स्थानांतरण युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया कहलाती है, जिसमें कि युग्मक जनन से निर्मित जो युग्मक होते हैं वे एक दूसरे के निकट आते हैं, जिससे कि निषेचन की क्रिया संभव हो सके। तो ये दो प्रमुख घटनाएं हैं जो कि निषेचन की क्रिया से पूर्व जीवों के अंदर घटित होती है। पहली घटना है युग्मक जनन। आइए अब हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। नर और मादा दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन की क्रिया में होता है। नर युग्मक जनन की क्रिया के पश्चात बनते हैं, जबकि मादा युग्मकों का निर्माण मादा युग्मक जनन की क्रिया के द्वारा होता है। पादपों में यह क्रिया परागकोश, जो कि पादप के नर जननांग है, उसके अंदर संपन्न होती है, एवं मादा जननांग जो कि बीजांड है, इसके अंदर मादा युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है। वहीं हम जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में यह युग्मक जनन की क्रिया वृषण में होती है और यह जो है नर जननांग है, इसके द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है। जबकि जंतुओं में मादा जीव में मादा जननांग जो कि अंडाशय है, उसके अंदर मादा युग्मक जनन की क्रिया संपन्न होती है, जिसके पश्चात ओवम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार नर एवं मादा दोनों जीवों में युग्मक निर्माण की क्रिया दोनों पृथक पृथक जननांगों के अंदर होती है और नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण होता है। नर जो है वह नर युग्मक का निर्माण करते हैं और मादा मादा युग्मक का निर्माण करती है। अब ये जो युग्मक निर्मित होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है समयुग्मकी, जैसे कि कुछ शैवालों में युग्मक पाए जाते हैं जो समयुग्मकी होते हैं। दूसरा जो प्रकार है युग्मकों का वो होता है विषम युग्मकी। विषम युग्मकी जैसे कि मानवों में पाए जाने वाले जो युग्मक हैं वह विषम युग्मकी युग्मक हैं। मानव में दो प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं, ओवम और स्पर्म। ओवम और स्पर्म ये दोनों जो हैं अलग अलग संरचना में एवं कार्य में अलग अलग होते हैं, इसलिए हम इन्हें विषम युग्मकी कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं समयुग्मकी की। जब दो युग्मक, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा युग्मक हो, जब दोनों युग्मक देखने में एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं तब हम इन्हें समयुग्मकी कहते हैं। यहाँ पर हम इस चित्र में देख रहे हैं कि एक युग्मक नर युग्मक है और दूसरा युग्मक मादा युग्मक है, लेकिन दोनों बाहर से देखने पर बाह्य आकारिकी में यह बिल्कुल एक दूसरे के समान होते हैं। इस प्रकार के युग्मक शैवालों में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं विषम युग्मकी। विषम युग्मकी जो युग्मक हैं वे आकार की में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक। इस चित्र में हम देख रहे हैं ये मानव के मादा युग्मक है जिसे कि हम अंड कहते हैं, ओवम कहते हैं, और ये जो है मानव का नर युग्मक है जिसे कि हम स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों आकार में बिल्कुल एक दूसरे से भिन्नता लिए हुए हैं, इसलिए हम इन्हें विषम युग्मकी युग्मक कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं जीवों में लैंगिकता की। नर और मादा लिंगों की उपस्थिति के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला तो है एक लिंगी जीव और दूसरा है द्विलिंगी जीव। जब कभी भी जीवों में एक ही लिंग उपस्थित होता है तब हम उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। अर्थात
जब कोई जीव या तो केवल नर हो या केवल मादा, अर्थात उसमें केवल एक ही प्रकार का लिंग उपस्थित हो, तब हम उस जीव को या उस पौधे को एक लिंगी कहते हैं। जैसे कि पादपों की बात करें तो पपीता जो है वो एक लिंगी पादप है। और यदि हम जंतुओं की बात करें तो कॉकरोच जो है उसमें हम एक ही लिंग देखते हैं कि नर कॉकरोच अलग होता है और मादा कॉकरोच अलग होती है। नर कॉकरोच में नर जनन तंत्र नर लिंग पाया जाता है, जबकि मादा कॉकरोच में मादा जनन तंत्र मादा लिंग पाए जाते हैं। दूसरा जो प्रकार है जीवों का वो होता है द्विलिंगी जीव। जब जीवों में दोनों लिंग पाए जाते हैं, अर्थात जब किसी एक जीव में नर लिंग भी पाया जाए और मादा लिंग भी पाया जाए, अर्थात नर जनन तंत्र भी पाया जाए और मादा जनन तंत्र भी पाया जाए, तो ऐसे जीवों को हम द्विलिंगी जीव कहते हैं। यदि हम पादपों की बात करें तो हिबिस्कस अर्थात जो गुड़हल का फूल है आपने देखा, वह द्विलिंगी होता है। इसके पुष्प में आपने देखा होगा नर जननांग भी पाए जाते हैं और मादा जननांग भी पाए जाते हैं, इसलिए यह पुष्प जो है वह द्विलिंगी होता है। इसी तरह से हम जंतुओं की बात करें तो केंचुआ जो है यह द्विलिंगी जीव होता है, क्योंकि इसमें नर जनन तंत्र भी पाया जाता है, नरलिंग भी पाए जाते हैं एवं मादा जनन तंत्र एवं मादा लिंग भी उपस्थित होता है। तो यह है जीवों में लैंगिकता, जो कि हमें भिन्न भिन्न जीवों में देखने को मिलती है। अब यहाँ इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कॉकरोच जो है वो एक लिंगी जीव है। यहाँ हम देख रहे हैं ये नर कॉकरोच है जिसमें कि नर जनन तंत्र पाया जाता है, और दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं ये मादा कॉकरोच है और इसमें हम देख रहे हैं कि इस कॉकरोच के अंतर्गत अंदर ये मादा जनन तंत्र पाया जाता है, अर्थात अंडाशय इसमें मौजूद होते हैं। इस चित्र में हम द्विलिंगी जीव को देख रहे हैं और यह जो जीव है वह केंचुआ है, अर्थवर्म है, और इसका हम आंतरिक भाग इसमें देख पा रहे हैं। इस चित्र में इसमें हम देख रहे हैं कि नरजनन तंत्र जो है वृषण यहाँ पर मौजूद है, और इसी जीव के अंदर मादा जनन तंत्र के जो भाग है अंडाशय, ये भी इसमें उपस्थित है। तो मतलब यहाँ पर मादा जननांग एवं नर जननांग दोनों पाए जाते हैं, इसलिए केंचुआ द्विलिंगी जीव है। अब हम बात करते हैं युग्मक निर्माण की। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि कुछ जीव इस पृथ्वी पर एकलिंगी होते हैं और कुछ जीव द्विलिंगी होते हैं। कुछ तो अलग अलग पौधों में और अलग अलग जीवों में युग्मक निर्माण की क्रिया अलग अलग होती है। इसी तरह से इस पृथ्वी पर कुछ जो पौधे होते हैं वह उनका जो मुख्य पौधा होता है वो अगुणित होता है, और अगुणित पौधे से किस प्रकार से युग्मक निर्माण की क्रिया होती है इसको हम देखते हैं। आमतौर पर जो युग्मक होते हैं वे अगुणित होते हैं और उनका निर्माण द्विगुणित जनक के द्वारा होता है, जिसके के कारण उनमें जो युग्मक होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। जब कभी भी युग्मक निर्माण की क्रिया होती है तब जो जनन कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो द्विगुणित जनन कोशिका होती है उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। किंतु कुछ जनक ऐसे होते हैं जो कि अगुणित ही होते हैं, तो ऐसे जनकों में जो युग्मक निर्माण की क्रिया होती है वह समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होती है और उनके द्वारा अगुणित युग्मक ही निर्मित होते हैं। अर्थात चाहे जनक द्विगुणित हो या अगुणित हो, युग्मक हमेशा अगुणित ही निर्मित होते हैं।
इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगुणित जनक से किस तरीके से युग्मक निर्माण की क्रिया होती है। यहाँ हम इस चित्र में इन पादपों को देख रहे हैं। एक नर पादप है, दूसरा मादा पादप है। दोनों पादप जो हैं वो अगुणित गुणसूत्र संख्या वाले हैं। इनसे अगुणित नर युग्मक और अगुणित मादा युग्मक का निर्माण होता है। जब दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं, ये निषेचन की क्रिया होती है, तब एक द्विगुणित संरचना निर्मित होती है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट या युग्मनज अंकुरित होता है और एक नया स्पोरोफाइट बनाता है। ये जो पौधा है या ये जो संरचना है, ये द्विगुणित होती है। इस द्विगुणित संरचना में अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसके द्वारा अगुणित स्पोर्स का निर्माण होता है। और ये अगुणित स्पोर्स जो हैं या बीजाणु जो हैं, यह आगे चलकर मादा युग्मोद्भिद और नर युग्मोद्भिद का निर्माण करती हैं। ये दोनों अगुणित जनक हैं और इनके द्वारा समसूत्री विभाजन के माध्यम से अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। आइए अब हम बात करते हैं द्विगुणित जनक से युग्मक निर्माण की क्रिया। द्विगुणित जनक से जो युग्मक उत्पन्न होते हैं वे अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात उत्पन्न होते हैं और इनसे निर्मित जो युग्मक होते हैं वो अगुणित ही होते हैं, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया इनमें हो चुकी होती है। तो इस तरह से द्विगुणित जनक अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अगुणित युग्मकों का निर्माण करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं युग्मक स्थानांतरण की। यह निषेचन पूर्व घटना का द्वितीय भाग है, जिसमें कि युग्मक निर्माण के पश्चात युग्मकों का स्थानांतरण होता है, जिसके पश्चात निषेचन की क्रिया संभव हो पाती है। तो युग्मक स्थानांतरण की क्रिया पादपों और जंतुओं में अलग अलग तरीके से होती है। अभी हम बात करते हैं पादपों में युग्मक स्थानांतरण। पादपों में युग्मक स्थानांतरण की जो क्रिया है वह पॉलिनेशन के माध्यम से होती है या परागण की क्रिया के द्वारा होती है। अब हम बात करते हैं जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण। यहाँ हम अर्थ फॉर्म देख रहे हैं। एक ये जो अर्थ फॉर्म है, दो अर्थ फॉर्म यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से कि एक अर्थवर्म के नर युग्मक दूसरे अर्थवर्म की मादा जननांगों तक पहुंचा दिए जाते हैं। यह जो क्रिया है यह कॉपुलेशन कहलाती है। इस क्रिया के द्वारा जंतुओं में या अर्थवर्म में युग्मक स्थानांतरण की क्रिया होती है। आइए अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन के द्वितीय पद की, जो है निषेचन। वह क्रिया जिसमें दो युग्मकों का संलयन होता है निषेचन कहलाती है। ये दो युग्मक हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक। इनके परस्पर संलयन से जाइगोट का निर्माण होता है। यह जो क्रिया होती है दो प्रकार से होती है, एक तो बाह्य निषेचन, दूसरा आंतरिक निषेचन। तो निषेचन की जो प्रक्रिया है यह जीवों में दो प्रकार से होती है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य निषेचन की। जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है तब इस क्रिया को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मछली में और मेंढक में बाह्य निषेचन की क्रिया को देखा गया है। दूसरा जो निषेचन का प्रकार है वह है आंतरिक निषेचन। जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के भीतर संपन्न होता है
तब हम इस क्रिया को आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो इस तरह से निषेचन जीवों में दो प्रकार से देखा गया है। आइए अब हम आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में अंतर देखते हैं। आंतरिक निषेचन में यह जो क्रिया है यह जीव के शरीर के अंदर होती है, जबकि बाह्य निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है। आंतरिक निषेचन में भ्रूण का विकास मादा के शरीर में होता है, जबकि बाह्य निषेचन में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर होता है। तीसरा अंतर है, आंतरिक निषेचन में संतति के जीवित रहने की संभावना अधिक होती है, जबकि बाह्य निषेचन में संतति के जीवित रहने की संभावना कम होती है। आंतरिक निषेचन में निषेचन की सफलता की संभावना अधिक होती है, जबकि बाह्य निषेचन में निषेचन की सफलता की संभावना कम होती है। आंतरिक निषेचन में कम मात्रा में युग्मकों की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, जबकि बाह्य निषेचन में अधिक मात्रा में युग्मकों की आवश्यकता होती है। यदि हम आंतरिक निषेचन के उदाहरण देखें तो हैं स्तनी और पक्षी तथा सरीसृप वर्ग के जीव, और यदि हम बाह्य निषेचन के उदाहरण देखें तो उभयचर वर्ग के जीव एवं मछलियां इसके उदाहरण हैं। आइए अब हम बात करते हैं अनिषेक जनन की। कभी कभी कुछ जीवों में बिना निषेचन के अर्थात नर युग्मक के संलयन के बिना ही केवल मादा जीव ही नए जीवों को उत्पन्न करती है और यह क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। मधुमक्खियों में इस तरह की क्रिया देखी गई है, जिसमें कि मादा जीव ही नए जीव को उत्पन्न करती है, तो यह क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। आइए अब हम बात करते हैं निषेचन पश्चात घटनाओं की। तो निषेचन पश्चात घटनाओं में सबसे पहले जो संरचना निर्मित होती है वह होती है युग्मनज, जिसको कि हम जाइगोट भी कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जितने भी जीव हैं उनमें निषेचन के पश्चात एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। युग्मनज वास्तव में प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करने वाली दो पीढ़ियों के बीच पाई जाने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है, और मनुष्य सहित प्रत्येक जीव अपने जीवन का आरंभ इसी कोशिका से करता है। और यह जो संरचना है यह द्विगुणित संरचना होती है, जिसके विभाजन के पश्चात नए जीव का निर्माण होता है। आइए अब हम बात करते हैं निषेचन पूर्व घटना के द्वितीय पद की या द्वितीय अवस्था की, जिसको हम कहते हैं भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस, अर्थात भ्रूण का निर्माण। एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव का अर्थ है भ्रूण का निर्माण। भ्रूणोद्भव में भ्रूण के विकास की संपूर्ण क्रिया होती है। युग्मनज जहां एक कोशिकीय और द्विगुणित होता है, वही भ्रूण जो होता है द्विगुणित होता है और कई सारे विभाजन की अवस्था में होता है। कई सारे इसमें समसूत्री विभाजन होते हैं और युग्मनज बहुकोशिकीय भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। जब यह बहुकोशिकीय भ्रूण में परिवर्तित होता है तो इसमें कोशिका विभेदीकरण की क्रिया होती है। कोशिका के विभेदीकरण अर्थात विभिन्न भिन्न कोशिकाएं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं रचना और कार्य में अलग अलग होने लगती हैं। उनका रूप और उनके कार्य दोनों ही परिवर्तित होने लगते हैं। उनकी संरचना में भी अंतर आने लगता है। यह क्रिया कोशिका विभेदीकरण कहलाती है। अर्थात कोशिका विभाजन में युग्मनज कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है, जबकि
कोशिका विभेदीकरण की क्रिया में युग्मनज अलग अलग कोशिकाएं निर्मित करता है और इन अलग अलग कोशिकाओं के निर्माण के पश्चात एक नवीन भ्रूण की संरचना हो जाती है और यह नवीन भ्रूण एक नए पौधे का, एक नए पीढ़ी का भविष्य होता है। तो इस चित्र के माध्यम से हम इस पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। यहाँ हम एक पौधे के अंदर निषेचन के पश्चात निर्मित जाइगोट में एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया को देख। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक युग्मनज है जो कि निषेचन के पश्चात निर्मित हुई द्विगुणित संरचना है और इसमें समसूत्री विभाजन होता है जिसके पश्चात दो द्विगुणित संरचना निर्मित हो जाती है, ऊपर अग्रस्त कोशिका और नीचे आधारी कोशिका जिसे कि हम बेसल सेल कहते हैं। इसके पश्चात दूसरा विभाजन होता है जिसके द्वारा 4 कोशिका निर्मित होती हैं और इसके पश्चात तीसरी बार जो विभाजन होता है उससे 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। इसको हम ऑक्टेंट स्टेज कहते हैं। इसमें ऊपर की जो 4 कोशिकाएं होती हैं वह प्रांकुर और बीजपत्र का निर्माण करती हैं, जबकि नीचे की जो 4 कोशिकाएं होती हैं वह बीज पत्राधार और मूलांकुर का निर्माण करती हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर की जो कोशिकाएं हैं यह प्रांकुर पौधे के जो प्रांकुर है या भ्रूण का जो प्रांकुर है और बीज पत्र का निर्माण करती हैं, जबकि नीचे की जो कोशिकाएं हैं, नीचे की ये जो 4 कोशिकाएं हैं ये बीज पत्राधार और मूलांकुर का निर्माण करती हैं और इस संरचना में बार बार विभाजन होने के पश्चात एक हृदयाकार संरचना निर्मित हो जाती है। ये हृदयाकार संरचना जो है ये हार्ट शेप एम्ब्रियो को निर्मित कर लेती है, जिसमें कि ये 2 बीज पत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार से एक एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से एक कोशिकीय जाइगोट के द्वारा बहुकोशिकीय भ्रूण के निर्माण की क्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं भ्रूण के निर्माण के पश्चात जीव उत्पन्न होते हैं और ये जीव जो हैं वह भी 2 प्रकार के होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं पहले प्रकार के जीव, अंड प्रजक जीव। कुछ जीव अपने निषेचित अंडे सुरक्षित स्थान पर देते हैं और ये जो अंडे होते हैं यह कैल्शियम के कठोर कवच के द्वारा घिरे हुए होते हैं। जब ये कठोर कवच फटते हैं उनमें से नए जो शिशु हैं वो बाहर निकलते हैं। पक्षियों में इस तरह की घटना देखी गई है। ऐसे जीव जिनकी उत्पत्ति अंडे के द्वारा होती है उन्हें अंड प्रजक जीव कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सजीव प्रजक। सजीव प्रजक जीवों की जो मादा होती है ये मादा जीव शरीर के अंदर ही, क्योंकि इनमें आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण इनमें जो युग्मनज होता है वो मादा के शरीर के भीतर ही होता है और यह युग्मनज जो है वो विभाजित होकर नए शिशु को विकसित करता है और एक निश्चित समय अवधि के पश्चात, जबकि ये शिशु विकास के पूरे चरण पूर्ण कर लेता है, उसके पश्चात मादा जीव से नवजात शिशु का जन्म होता है। ऐसे जीव जिनमें की मादा जीव नवजात शिशु को जन्म देती है उन्हें हम सजीव प्रजक जीव कहते हैं।